गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको थ्री डायमेंशनल मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। दरअसल क्लासिकल मैकेनिक्स के टू ब्रांचेज होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मीनिंग होता है साइंस ऑफ स्टेशनरी सिस्टम्स। डायनामिक्स का मीनिंग होता है साइंस ऑफ मोशन सिस्टम्स। डायनामिक्स के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है? कहते हैं कि काइनेमेटिक्स डील्स विथ आफ्टर इफेक्ट ऑफ फोर्स। मीन्स व्हाट? अगर आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाकर छोड़ देते हो तो उसमें क्या होता है? बॉडी का पोजीशन वेक्टर, बॉडी का वेलोसिटी वेक्टर, बॉडी का एक्सेलरेशन वेक्टर, बॉडी का जर्क वेक्टर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग स्पेशली फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते। काइनेमेटिक्स में पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर और जर्क वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चों, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद होता है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में आप फोर्स और इम्पल्स के बारे में भी पढ़ते हो और फोर्स और इम्पल्स का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जर्क के साथ रिलेशन के बारे में भी पढ़ते हो। तो काइनेटिक्स बहुत वास्ट है। मैकेनिक्स का मेजर पार्ट काइनेटिक्स ही होता है, लेकिन अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पे फोकस करेंगे। और मेनली काइनेमेटिक्स में थ्री पार्ट्स होते हैं: थ्री डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड वन डायमेंशनल मोशन। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन को अदरवाइज कहते हैं मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस का मतलब हुआ कि कोई पार्टिकल या कोई बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेगी, सिर्फ एक प्लेन में नहीं मूव करेगी, वो स्पेस में मूव करेगी। उसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लाइंग काइट या फ्लाइंग बर्ड। उड़ती हुई चिड़िया या उड़ती हुई पतंग, इनका जो मोशन होगा ऑब्वियसली वो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। मीन्स टू से कि इनके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक्स वाई जेड तीन तीन कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई बॉडी सिर्फ लीनियर स्ट्रेट लाइन पे मूव करती तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से काम हो जाता है। अगर कोई बॉडी सिर्फ एक प्लेन में मूव करती तो सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट से काम हो जाता है। लेकिन अगर कोई बॉडी स्पेस में मूव करेगी, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट, तो इनके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन ही डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके मैथमेटिकल पार्ट को आप थोड़ा ठीक से समझना। बच्चों, मैं देख रहा हूँ जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ वीडियो के आ रहे हैं उससे लग रहा है कि आप इस काइनेमेटिक्स पार्ट से या तो आपको कम समझ में आ रहा है या तो आप इसको समझना नहीं चाहती हो। मैं तो समझाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी गाइड कर सकता हूँ अगर आप मेरे कांटेक्ट में रहोगे, लेकिन आप में वो जज्बा नहीं दिख रहा है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में करियर बनाना है तो आप इन सारे टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते, कुछ भी करके सीखना पड़ेगा। सो आप थोड़ा वेल डिटर्मिन्ड हो जाओ कि आपको इस टॉपिक को सीखना है और मैं आपको गाइड करूँगा। आप घबराओ नहीं, मैं आपको ज़रूर सिखा दूँगा, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज थ्री डायमेंशनल मोशन। आप बिल्कुल फोकस रहना और जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, आप रिलैक्स फील करो, तभी इस पूरी वीडियो को आप वॉच करो। आधा अधूरा वॉच करोगे तो आपका टाइम के लोग आप सीख भी नहीं पाओगे। मैं चाहता हूँ कि पूरे वीडियो को ए टू जेड आप देखो तो आप बेहतर समझ पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो मैं कुछ तो आपको लेक्चर दे चुका हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स,
two branches: statics, dynamics. Dynamics has two parts: kinematics and kinetics. Kinematics has three parts: 3D motion, 2D motion, 1D motion. 3D motion, motion in space, flying bird. 2D motion, motion in a plane. Example, circular motion or projectile motion. 1D motion, that is called rectilinear motion. Example, motion along a straight line. Here D stands for dimensional. D stands for dimensional. बच्चों ये टॉपिक मैं आपको अपनी बुक काइनेमेटिक्स वॉल्यूम 2 से पढ़ा रहा हूँ। सेम टू सेम मेरी बुक में इसी तरह से मटेरियल आपको मिलेगा। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3D मोशन। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को वेक्टर अलजेब्रा में भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसमें से कोई भी दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एंड जेड परपेंडिकुलर, एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर, वाई एंड जेड परपेंडिकुलर। ये ब्लू कलर्स में पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी शो कर रहा हूँ। ये वो ट्रेजेक्टरी है जिस पे पार्टिकल 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है। एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम आपका पार्टिकल पॉइंट पी से गुजर रहा है, जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई, जेड। पॉइंट पी को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, पी के पास एक टर्मिनल मार्क कर दूं, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर फॉर द पार्टिकल। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में एक दिन प्रूफ करके दिखाया था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता है पार्टिकल का, वो ट्रैजेक्टरी पे हमेशा टेंजेंशियल होता है। इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया था। सो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। सो दिस इज v एंड दिस वन इज r। फिर बच्चों इसमें 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। वेक्टर r एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वेक्टर r वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, वेक्टर r जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इसका डेरिवेशन बच्चों वेक्टर अलजेब्रा में मैंने दिया है। कभी मैं वेक्टर अलजेब्रा को कंप्लीट करूंगा ट्यूटोरियल्स में तो वहाँ डेरिवेशन सिखा दूंगा। आज मैं सिर्फ फार्मूले से काम चलाने जा रहा हूँ। तो ये हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब इनके फार्मूले क्या होते हैं बच्चों? इस डायग्राम में ओपी वेक्टर को इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर आर लिखा जाता है। वेक्टर आर को लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर अलजेब्रा में इसका डेरिवेशन दिया जाता है और इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइंस आर सिंबल एल, that is cos alpha x by magnitude of r. Second is m, cos beta magnitude y by r. Symbol n, cos gamma magnitude z by r. अगर इन तीनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो डेफिनेटली वो इक्वल टू 1 आएगा। करके देख लेना। और ये 3 एंगल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कैसे डिफाइन होता है? एट एन इंस्टेंट t equals t, the instantaneous velocity vector v is defined as time rate of change of position vector r, that is dr by dt। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किसी भी वेरिएबल को t के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो उस वेरिएबल पर सिंगल डॉट लिखने का प्रोविज़न है। बेटा ये डॉट का जो प्रोविज़न है
ये आपको इरोडो की बुक में मिलेगा या फिर बीटेक करोगे तो बीटेक की बुक्स में मिलता है। स्कूल लेवल के बुक्स में डॉट का प्रोविज़न आपको नहीं सिखाया जाता। इनफैक्ट डी वाई बाई डी एक्स को वाई प्राइम जरूर लिखते हैं और डी टू वाई बाई डी एक्स टू को वाई डबल प्राइम जरूर लिखते हैं, वो स्कूल बुक में दिख जाएगा। लेकिन ये फिजिक्स का स्पेशल सिंबल है। जब टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तभी ये डॉट यूज करोगे, अदरवाइज नो। तो मैं टाइम टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट किया हूँ तो वेक्टर आर पे सिंगल डॉट यहाँ पे यूज होगा। अब क्या करो, वेक्टर आर को यहाँ पे ब्रैकेट में ला के रख दो और डी डी टी को डिस्ट्रीब्यूट करा दो। तो जो डी डी टी है वो वेरिएबल पे अटैच हो जाएगा और आई कैप कांस्टेंट है वो बाहर निकल आएगा। फिर डी डी टी वाई पे अटैच हो जाएगा, जे कैप बाहर निकल आएगा। डी डी टी जेड पे अटैच हो जाएगा, के कैप कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप ये तीनों कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होते हैं, इसलिए डिफ्रेंशिएट करते वक्त ये बाहर निकल आते हैं। अब डॉट मेथड से इसको एक्स डॉट लिखो, इसको वाई डॉट लिखो, इसको जे डॉट लिखो। देखो लिख दिया। ट्रेडिशनल सिंबल जो तुम्हारी स्कूल बुक्स में दिखता है, इसको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी एक्स लिखते हैं, इसको वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी वाई लिखते हैं, इसको वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट वी जेड लिखते हैं। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगी? वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड वी लिखते हो और इसको हम लोग फिजिक्स में स्पीड बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ऐसे लिखती हूँ। एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट velocity vector is always tangential to the trajectory at any instant of time. Then come to instantaneous speed. स्पीड स्केलर होता है, वो भी पॉजिटिव स्केलर होता है, इस पे एरो नहीं लगता। डिफाइन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर को डी आर बाई डी टी लिखते हो। मैथ में पढ़ते हो कि मॉडुलस का सिंबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो न्यूमरेटर में मॉड ऑफ डी आर हो गया, डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ डी टी हुआ। लेकिन डी टी ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्केलर है, पहले भी बताया हूँ बच्चों। डी टी एक पॉजिटिव स्केलर है, पहले भी बताया हूँ। तो इसको मॉड साइन की ज़रूरत नहीं होती, ये मॉड के बाहर चला आता है। डी आर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, बता चुका हूँ। बहुत नन्हे से डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डी एस लिखते हैं। डी एस वेरी स्मॉल लेंथ होता है या वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है और वो डी आर का मैग्नीट्यूड होता है। और डी एस बाई डी टी को आप एस डॉट लिख सकते हो। तो बच्चों इस तरह से आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया। अब होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज डी वी बाई डी टी। वी वेक्टर पे एक डॉट लगा दो, ये हो गया एक्सेलरेशन। अगर v की जगह पे डी आर बाई डी टी लिख दिया जाए, ये डी टू आर बाई डी टी टू बन जाएगा। ये वेक्टर आर का सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा। वेक्टर आर पे डबल डॉट लगा दो। अगर वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख कर यहाँ पे लिख दिया जाए और दो बार डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या होएगा? या वेक्टर आर को यहाँ से उठा लो, वेक्टर आर का ये वाला टर्म उठा लो, इसको बाद में यूज करना, देखे रहो, दिमाग में डाले रहो। इस टर्म को वेक्टर आर को उठा लो और यहाँ पे लाके रख दो। सॉरी, वो वेक्टर आर नहीं था, वो वेलोसिटी वेक्टर था। वेलोसिटी वेक्टर को वहाँ से उठा लो, यहाँ पे रख दो और डी डी टी लगा दो तो क्या होगा? पहले यहीं पे देखो, डी डी टी वी एक्स पे आएगा, डी डी टी वी वाई पे आएगा,
डी डी टी वी जेड पे आएगा, और ये तीनों कांस्टेंट होंगे, ये डिफरेंशियल के बाहर निकल आएंगे। डी डी टी ऑफ वी एक्स को आप वी एक्स डॉट लिख सकते हो, डी डी टी ऑफ वी वाई को आप वी वाई डॉट लिख सकते हो, डी डी टी ऑफ वी जेड को आप वी जेड डॉट लिख सकते हो। और वी एक्स को अगर मैं डी एक्स बाई डी टी लिख दूँ तो एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा कुछ ऐसा, ये वाई का सेकेंड डेरिवेटिव बनेगा और ये जेड का सेकेंड डेरिवेटिव बनेगा। जब दो दो बार डिफ्रेंशिएट करे हो तो एक्स पे डबल डॉट आएगा, वाई पे डबल डॉट आएगा, जेड पे डबल डॉट आएगा। बच्चों ट्रेडिशनल सिंबल क्या पढ़ते हो स्कूल में, इसको आप ए एक्स लिखते हो, इसको ए वाई लिखते हो, इसको ए जेड लिखते हो। तो ट्रेडिशनल मेथड से आप वैक्सीलेशन को ऐसे लिखोगे। अगर आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पूछा जाए तो कुछ ऐसे निकालते हो। एक क्वांटिटी होती है बच्चों इंस्टेंटेनियस जर्क वेक्टर। इंस्टेंटेनियस जर्क वेक्टर प्रोबेबली इसको स्कूल लेवल पे बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बट कंपटीशंस में ये काम आता है। तो इंस्टेंटेनियस जर्क वेक्टर बीटा इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर ए। दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। अगर वेक्टर ए को डी वी बाई डी टी लिख दूँ तो ये v का सेकेंड डेरिवेटिव होगा, और v को डी आर बाई डी टी लिख दूँ ये वेक्टर r का थर्ड डेरिवेटिव होगा। तो डॉट मेथड से डिनोट करूँ, वेक्टर ए वन डॉट, वेक्टर बी डबल डॉट, वेक्टर आर ट्रिपल डॉट, कुछ ऐसा होगा। अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख के रखूँ और डी डी टी लगा दूँ तो कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और आई कैप जे कैप के कैप बाहर निकल आएंगे। टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करे हो, यहाँ सिंगल डॉट आएगा, ए वाई पे सिंगल डॉट आएगा, ए जेड पर सिंगल डॉट आएगा, और एक्स डॉट। अगर मैं यहाँ पर एक्स को डी डी टी ऑफ वी एक्स लिख दूँ, ध्यान से सुनना बेटा, घबराना नहीं। थोड़ी देर पहले आपने एक्स को डिफाइन करा था डी डी टी ऑफ वी एक्स, उस पर एक बार और डी डी टी लगा दो, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। उसी तरह से ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये वाला ऐसे हो जाएगा, और जब ये सेकेंड डेरिवेटिव बन चुका है तो वी एक्स पे डबल डॉट, वी वाई पे डबल डॉट, वी जेड पे डबल डॉट, कुछ ऐसा होगा। बच्चों थोड़ी देर पहले आपने सीखा है कि वी एक्स को डी एक्स बाई डी टी भी लिखते हो। अगर इसको डी एक्स बाई डी टी लिख दोगे तो एक्स का थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो एक्स पे ट्रिपल डॉट आएगा, और यहाँ पे वाई पे ट्रिपल डॉट आएगा, यहाँ पे जेड पे ट्रिपल डॉट आएगा। ये कुछ ऐसा होगा। ट्रेडिशनल मेथड से इसको आप बीटा एक्स लिखोगे, इसको बीटा वाई लिखोगे, इसको बीटा जेड लिखोगे, ये कुछ ऐसा होगा। बीटा का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कुछ ऐसे निकालोगे। ये आपको वेक्टर में पढ़ने को मिलता है, जब मैं वेक्टर पे क्लास लूँगा तो मैं वहाँ सिखा दूँगा आपको। पहले से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ऐसे निकालोगे। बच्चों ये आपने सब कुछ इंस्टेंटेनियस पढ़ा। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर क्षण, किसी पर्टिकुलर पल या क्षण या मोमेंट पर ये डिफाइन होता है, सिंगल मोमेंट पर ये डिफाइन होता है। लेकिन अगर बिग टाइम इंटरवल लिया जाए T1 से T2, बिग टाइम इंटरवल का मतलब 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधे घंटे, 1 घंटे, 10 घंटे, 1 महीने, 1 साल, इतना बड़ा टाइम इंटरवल लिया जाए तो उसमें इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो पाएगी, फिर उसको काइनेमेटिक्स में एवरेज क्वांटिटी कहते हैं। और बिग टाइम इंटरवल को फिजिक्स में डेल्टा टी सिंबल से दिखाते हैं। डेल्टा टी इज बिग चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। और बिग टाइम इंटरवल में जो क्वांटिटीज होंगी दे आर कॉल्ड एवरेज क्वांटिटीज। लाइक वी आर गोइंग टू डिफाइन बच्चों
एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ये इंटरनेशनल बुक में ये सिंबल मिलेगा तुम्हें। एंगुलर ब्रैकेट बनाते हैं और ये सिंबल एवरेज क्वांटिटी के लिए यूज होता है। इस ब्रैकेट के अंदर वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया, इसको आप रीड करोगे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr/dt था, लेकिन एवरेज वेक्टर होता है डेल्टा r बाई डेल्टा टी। dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, डेल्टा r बिग डिस्प्लेसमेंट होता है। r2 माइनस r1 इसको पहले भी समझा चुका हूँ। r2 माइनस r1 इट्स अ बिग डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ बिग टाइम इंटरवल, t2 माइनस t1 and such ratio is called average velocity vector। सिमिलरली बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, ऐसे लिखोगे, यहाँ पे डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिखोगे। बिग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बिग चेंज इन टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। सिमिलरली वी हैव एवरेज जर्क वेक्टर। बिग चेंज इन एक्सेलरेशन upon big change in time or big time interval, this is called average jerk vector। Similarly we have average speed scalar। ये तो स्केलर है बच्चों, एरो नहीं लगाओगे, स्पीड को मॉड भी जरूर लिख सकते हो, और एवरेज है तो ब्रैकेट में लिखोगे। इसको डिफाइन करोगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूँ कि डेल्टा एस बिग डिस्टेंस होता है, ये लेंथ ऑफ कर्व होता है, लेंथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। S2 minus S1, S1 was initial reading of odometer and S2 was final reading of odometer, and S2 minus S1 से आपको डिस्टेंस मिलता है, डिस्प्लेसमेंट कतई नहीं मिलता। ये कर्व का बिग लेंथ होता है या बिग डिस्टेंस होता है, तो बिग डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन बिग टाइम टेकन, दिस रेशियो गिव्स यू एवरेज स्पीड स्केलर। बच्चों 9th क्लास में इसको आपको ऐसे सिखाया गया था कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ द वेक्टर्स, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस जर्क, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज जर्क, इसमें से किसी भी दो वेक्टर के बीच में कभी भी आपसे एंगल पूछा जा सकता है। तो उसके लिए बच्चों वेक्टर अलजेब्रा में आपको थ्योरी पढ़ाई गई, एक कॉस थीटा का फॉर्मूला सिखाया गया, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अगर वेक्टर ए और बी आपको गिवन होंगे तो उनका पहले आप डॉट निकाल लेना, उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स में ऐसे मिलेगी। फिर बच्चों आपको साइन थीटा के बारे में सिखाया गया। साइन थीटा था मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इस फार्मूले से भी आप थीटा निकाल सकते हो। ए और बी इन दोनों में से कोई दो वेक्टर हो सकते हैं, इन सारे में से कोई भी दो वेक्टर ए और बी हो सकते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी आप उसको यहाँ ला के पुट कर लेना। फिर है बच्चों गैलीलियोज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, and these are valid for 3D, 2D and 1D motion। गैलीलियो के जो 3 इक्वेशंस होते हैं उसका लिमिटेशन प्यारे बच्चों होता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर मस्ट बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन वेक्टर यूनिफॉर्म होगा तभी वो 3 इक्वेशन काम आते हैं। पहला इक्वेशन है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरा है r इक्वल्स आर नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v डॉट v
इक्वल्स यू डॉट यू प्लस 2 इंटू ए डॉट डेल्टा आर। बच्चों ये वेक्टर इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन मैं सिखा दे रहा हूँ। जब 3 डायमेंशनल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन में वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में गिवन होंगे तब ये वेक्टर इक्वेशन इस्तेमाल होते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन में वेक्टर्स पे एरो नहीं लगाते, केवल प्लस और माइनस साइन से काम चलाते हैं, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। स्पेशली ये जो 3 इक्वेशन बताए जा रहे हैं इनको 3D और 2D मोशन में ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तीन वेक्टर इक्वेशन को अच्छे से देख लो। u को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल्स 0, आई मीन इनिशियल वेलोसिटी। v को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स t। डेल्टा r को कहते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एंड दिस इज बिग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन t इक्वल्स 0 टू t इक्वल्स t। मैं आपको प्रूफ सिखाने जा रहा हूँ। ये वॉल्यूम 2 है, इसमें प्रूफ भी दिया गया है। वॉल्यूम 1 में प्रूफ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ बच्चों को जिनको डेरिवेशन नहीं चाहिए होता है, इंटरेस्ट नहीं होता, उनके लिए मैंने वॉल्यूम 1 लिख रखा है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को डेरिवेशन में मज़ा आता है, उनके लिए मैंने वॉल्यूम 2 में प्रूफ दे रखा है। तो मैं आपको प्रूफ सिखाने जा रहा हूँ। नाउ कम टू इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट डी बाई डी टी इज कॉल्ड instantaneous acceleration A. Now doing cross multiplication, dv equals vector A dt, then integrate both sides and put corresponding limits. देखो इसमें A को कांस्टेंट माना गया है, आई मीन यूनिफॉर्म। वेरिएबल है टाइम t, यहाँ वेरिएबल है v, तो t का लोअर लिमिट 0 और v का लोअर लिमिट u, दे मस्ट बी करस्पॉन्डिंग। t का अपर लिमिट t, v का अपर लिमिट v, दे आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग। यहाँ से तुम्हें करस्पॉन्डिंग लिमिट समझ में आएगी। देखो देखो ये हो गया अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एंड दीज आर यूनिक, दे आर कॉल्ड लोअर लिमिट्स। dv वेक्टर का इंटीग्रल v वेक्टर होता है, ये वेक्टर इंटीग्रल है। देन पुट अपर लिमिट लोअर लिमिट। वेक्टर ए को गैलीलियो ने कांस्टेंट माना है, कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आएगा, dt का इंटीग्रल t होएगा, देन पुट प्रॉपर लिमिट। फिर ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेक्टर ए इंटू टी माइनस 0, माइनस यू को इधर ले आओ, ये हो गया v इक्वल्स यू प्लस ए टी। बच्चों आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ, कितना इजी है डिराइव करना। तो आप डेरिवेशन में इंटरेस्ट क्रिएट करो, इससे डरने की कोशिश नहीं करो। बच्चों सेकेंड इक्वेशन का जो डेरिवेशन होता है वो फर्स्ट इक्वेशन से ही शुरू होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया, उसको रिपीट कर डालो। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आई मीन वेरिएबल। इसको आप डेफिनेशन पढ़े हो डी आर बाई डी टी, इसको रिपीट कर डालो। डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड को इंटीग्रेट करो। करस्पॉन्डिंग लिमिट रखो, टी 0 at t equals 0 initial position vector is r naught, at t equals t final position vector is r। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल डी आर इज आर। बच्चों यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ से एरो मिस हो गया है, सॉरी। यहाँ पे एरो होना चाहिए, डी आर का इंटीग्रल है। लिमिट यहाँ रख दो, फिर u वेक्टर इंटू डी टी। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी यूनिक होती है, यूनिक क्वांटिटी को हम लोग मैथ में कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर जाएगा और dt का इंटीग्रल t आएगा, तो फाइनली मिलता है ut। प्यारे बच्चों इसको आपने कांस्टेंट माना है, तो इंटीग्रल के बाहर जाएगा, इंस्टेंटेनियस टाइम वेरिएबल होता है, तो t dt का इंटीग्रल आता है t स्क्वायर बाई 2। t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 लिख डाला, फिर लिमिट लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख डाला। t की जगह पे t लिखो, यहाँ भी t की जगह पे t लिखो,
ये पूरा रिपीट हो जाएगा। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, टी की जगह पे 0 लिखो, यहाँ भी टी की जगह पे 0 लिखो, ये दोनों 0 हो जाएंगे। बेटा ये 0 वेक्टर होगा, यहाँ भी एरो मिस हो गया है। मैथमेटिकली ये वेक्टर है, यहाँ पे एरो लगना चाहिए, थोड़ा मिस हो गया है, माफ़ करना। तो लोअर लिमिट रखने पे ये 0 वेक्टर आएगा। इस डिफरेंस को डेल्टा आर मैंने पढ़ाया, अगर आर नॉट को दाहिनी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन का ये फार्मूला बन गया। नहीं तो इसको आप सीधे सीधे डेल्टा आर वेक्टर लिख सकते हो, दैट इज बिग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज इट। प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन देखो। थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से शुरू होता है। वेक्टर ए इक्वल्स डी बाई डी टी। अब इसमें एक मैथमेटिकल ट्रिक है, दोनों तरफ डी आर के साथ डॉट ले लो। सेम वेक्टर से अगर दोनों तरफ डॉट लिया जाए तो ये वेक्टर बराबर आते हैं। सेम क्वांटिटी से, सेम वेक्टर से डॉट लिया है तो ये इक्वल अभी भी बना रहेगा, ये वेक्टर अलजेब्रा का रूल है। अब कैलकुलस वेक्टर डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि जो स्केलर क्वांटिटी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होती है उसको यहाँ से हटा के दूसरी इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी के नीचे ले जा सकती हो। आई मीन डी टी को डी आर के साथ अटैच कर सकती हो, उससे कोई मैथमेटिकल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मगर ये इन्फिनिटेसिमल है, इसका भी इन्फिनिटेसिमल होना ज़रूरी है, तभी ऐसा होता है, मतलब ये बहुत छोटा होना चाहिए। तो बच्चों मैंने डी टी को डी आर के साथ अटैच कर दिया, डॉट यहाँ लगा दिया, डी वी को अलग कर दिया, फिर से यहाँ पे रिपीट करो। तुम पढ़ चुके हो कि डी आर बाई डी टी को वी कहते हैं, ये डी वी डॉट वी हो गया। वेक्टर अलजेब्रा में आपको पढ़ाया गया कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें लॉ ऑफ कम्यूटेशन होल्ड करता है। इनकी पोजीशन को कम्यूटेट कर दो, आई मीन इंटरचेंज कर दो। कम्यूटेट कर दिया, ये डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है तो कर दिया, इसको रिपीट कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। देखो याद रखना कि ये वेरिएबल है और इसमें आर वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो कैलकुलस में जो लिमिट बच्चों लिखते हो वो वेरिएबल की लिमिट लिखते हो, कांस्टेंट की लिमिट नहीं लिखी जाती। तो v का लोअर लिमिट u और r का लोअर लिमिट r नॉट, these are corresponding lower limit. Here upper limit v, here upper limit r, they are variable limits corresponding. अब देखो वेक्टर इंटीग्रेशन वैसे तो ये सब बीटेक और बीएससी में लोग सिखाते हैं, लेकिन जेई एडवांस तक पहुंचने के लिए, जेई में निकालने के लिए ये सब आपको सीखना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। मैं कोई भौकाल नहीं बना रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सारे कंपटीशन निकल पाते नहीं हैं। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको सिखा रहा हूँ और आपको सीखना पड़ेगा, आप छोड़कर भाग नहीं सकते। रूल ये है कि जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है वो बाइनरी ऑपरेटर के साथ इंटीग्रल के बाहर निकल आएगा, ए भी बाहर आएगा, साथ में डॉट भी बाहर आएगा। ये वेक्टर इंटीग्रल का रूल है, ये रूल मेरा बनाया हुआ नहीं है। इंटीग्रल के अंदर खाली डी आर बचेगा, लिमिट वैसे ही रिपीट कर दी जाएगी। जैसे एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 पढ़ते हो, उसी तरह से v डॉट डी वी का इंटीग्रल डॉट में ही होता है, ये v डॉट वी बाई 2 होता है। इसको ऐसे ही लर्न कर लो, v डॉट वी बाई 2 होता है इसका इंटीग्रल, लिमिट यहाँ रख दो। डी आर का इंटीग्रल वेक्टर आर होगा, लिमिट रख दो। v डॉट वी बाई 2 में पहले अपर लिमिट रखो। बच्चों जानते हो जो लिमिट रखते हैं वेरिएबल की जगह पर रखते हैं, ये दोनों वेरिएबल हैं तो दोनों जगह v की जगह पे v लिख दो, फिर माइनस लगा दो, फिर लोअर लिमिट रखो, v की जगह पे u, v की जगह पे u, ये हो गया u डॉट u बाई 2 और ये कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, ये हो गया r माइनस आर नॉट, और ये कुछ ऐसा हुआ और 2 हुआ कॉमन,
ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि डेल्टा आर होता है, ये हो गया ए डॉट डेल्टा आर वी डॉट वी माइनस यू डॉट यू बाई 2। अब 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ और u डॉट यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दूँ और v डॉट v का फार्मूला बना लूँ। प्यारे बच्चों, देखा आपने थर्ड इक्वेशन कितना इंटरेस्टिंग तरीके से डिराइव हुआ है। इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। वैसे आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत लोग बहुत तरीके से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे डॉक्टर एस सी वर्मा भी पढ़ा रहे हैं और एक MIT के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग क्या है कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं स्टेज पर बोर्ड के सामने खड़े होकर, एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और फिजिक्स को रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, उनके पढ़ाने के तरीके में और मेरे पढ़ाने के तरीके में कमी है। उनका फिजिक्स पढ़ के आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़रूर क्रिएट होगा, लेकिन वो ये सारी एनालिसिस पे फोकस नहीं करते। जेई एडवांस और जेई मेन निकालने के लिए एनालिटिकल फिजिक्स पे कमांड होना ज़रूरी है, तब आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। तो वो न्यूमेरिकल नहीं कराते, वो आपको फंडामेंटल फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करवाते हैं। तो टीचर दो तरह के होते हैं, जो वो करते हैं वो ये वाला नहीं करते, और जो ये करते हैं वो वाला नहीं करते। तो बेटा, आपको अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो आप उनका वीडियो देखो, और एनालिसिस और न्यूमेरिकल पे कमांड करना है तो मेरा वीडियो देखो। एक ही टीचर सब कुछ नहीं करता, उसका इंटरेस्ट नहीं होता। और कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए ये वाला जाना ज़्यादा ज़रूरी है, और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उनका वाला वीडियो देखना भी ज़रूरी है। वो एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। इसलिए आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है। सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने तरीके से अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। मैं आपको एनालिटिकल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और कंपटीशंस में ये काम आएगा, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। और जो एनालिटिकल फिजिक्स पढ़ाते हैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं कराते, उनके पास टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता, इसलिए टीचर दो तरह के आपको मिलेंगे। तो मैंने इसका डेरिवेशन आपको दिया, और ये जो वेक्टर मेथड से 3 इक्वेशन डिराइव करे गए, ये 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन में यूज करे जाएंगे। इनमें वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ लिखा जाएगा, और ये सारे इक्वेशन इस्तेमाल होंगे। तो ये जो मैंने इक्वेशन डिराइव करे, इनका कंपोनेंट फॉर्म भी होगा। अब इनका कंपोनेंट फॉर्म कभी कभी न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कंपोनेंट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। कोई कोई क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना इजी होगा, कोई कोई क्वेश्चन कंपोनेंट फॉर्म में सॉल्व करना इजी होगा। बच्चों, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए नॉलेज आपको सब होना चाहिए। तो अगर मैं उन तीनों इक्वेशन का कंपोनेंट फॉर्म एक्सप्लेन करूं, तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट फॉर्म, Vx equals ux plus axt. I mean, this is x component of final velocity, x component of initial velocity, x component of constant acceleration, and this was instantaneous time t. Similarly, delta x, that is x minus x naught, equals uxt plus half x t square. जो वेक्टर होगा, हर जगह वेक्टर का x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट आप स्केलर फॉर्म में लिखोगे, इसमें कोई एरो नहीं लगाओगे। ये डेल्टा आर का एक्स कंपोनेंट है, उसको डेल्टा एक्स लिखते हैं, सिंबल्स में एक्स माइनस एक्स नॉट लिखते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो थर्ड इक्वेशन आप बनाए हो, तुम वेक्टर में पढ़ते हो कि v डॉट v को v स्क्वायर भी लिखते हो, और u डॉट u को u स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये vx स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए ये ux स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों, यहाँ पे ax लिखा जाएगा और यहाँ डेल्टा एक्स लिखा जाएगा। इनको आई कैप, जे कैप, के कैप में डॉट लेने पर 3 कंपोनेंट फॉर्म इसके बन जाएंगे। तो वो कुछ इसी तरह से आएगा। जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो एरो नहीं लगाते, डॉट नहीं लगाते, सीधे सीधे उन कंपोनेंट की वैल्यूज़ लिख डालते हैं।
ये हो गया एक्स कंपोनेंट फॉर्म, ये हो गया वाई कंपोनेंट फॉर्म, वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी, डेल्टा वाई इक्वल्स वाई माइनस वाई नॉट इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वी वाई इक्वल्स वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay into delta y. Z component form, vz equals uz plus azt, delta z equals z minus z naught equals uzt plus half azt square. Third equation, vz square equals uz square plus twice az into delta z. बच्चों ये जो वेक्टर एनालिसिस कैलकुलस लगा के सिखाया, जो बिगनर्स होते हैं क्लास 11th के बच्चे, उनको बड़ी परेशानी होती है। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 11th के बच्चे ठीक है थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन उनको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वो इससे घबरा कर भागे ना, क्योंकि हर हाल में सीखना तो पड़ेगा। वो घबरा के ना भागें, इनफैक्ट इसको 2 बार 3 बार पढ़ें, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा, बाद में उनको बहुत मज़ा आने लगेगा। तो 11th के बच्चे बहुत घबराते हैं, वो वेक्टर कैलकुलस यूज करना सीखना ही नहीं चाहते, किताब पलट के बंद कर देते हैं। तो उनसे मेरा अपील है कि वो ऐसा न करें, क्योंकि फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अगर उन्होंने कोई बिग ड्रीम देखा होगा तो बिग ड्रीम उनका फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, 11th के बच्चों, आप घबराइए मत। टफ लगने के बावजूद भी इसको 2 बार 3 बार पढ़िए और ग्रास्प करने की कोशिश करिए। तो 3 डायमेंशनल मोशन में बच्चों कॉन्सेप्ट तो इतना ही होता है। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस अगले एपिसोड में करने जा रहे हैं, और ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको 2D मोशन। 2D मोशन में बहुत वैरायटी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3D मोशन तो अगले टर्म पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको काफ़ी आसानी लगेगा, टफ नहीं लगेगा। सो प्यारे बच्चों, ये था 3 डायमेंशनल मोशन, दैट इज़ मोशन इन स्पेस। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ऐसे मैं गारंटी नहीं ले सकता कि सभी को अच्छा लगा होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने तो एंजॉय ज़रूर किया होगा, जिनका फिजिक्स फेवरेट होता है, मैथ्स फेवरेट होता है, उन लोगों ने इस टॉपिक को एंजॉय ज़रूर किया होगा। मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ये मैथमेटिकल फिजिक्स से घबराए नहीं, धीरे धीरे उनको कमांड हो जाएगा। इससे डरे नहीं, समझने की कोशिश ज़रूर करें। और ये बड़ा कंपलसरी है जानना जेई एडवांस का रिजल्ट देने के लिए। जेई मेन और जेई एडवांस में अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है, सिर्फ 20% का ही फर्क रह गया बच्चों। सो प्यारे बच्चों, एक्सक्यूज़ मी अगर मैंने आपको तकलीफ़ दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर great patience and good night. See you again.